ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही है। इधर येलो लिमिटेड पहले निकालना है। इससे पहले 2-3 बातें अगर मुझे भी तो बाकी फिर आपका क्वेश्चंस पे स्पेसिफिक होगा। डिमांड निकलेगी सबसे पहले तो बताना वो कैसे 3000 डिमांड कैसे आई है सर? क्या दिया हुआ 3000 4000 1000? एक ऑर्डर की क्वांटिटी दी हुई है जो 25% है, तो ये वाली चीज तो हो जाती है अपनी। ठीक है, ये डिमांड का इशू तो नहीं, डिवाइड बाय 25 नहीं, वो आपकी मर्जी है। देन उसके बाद पहले ये बता दें कि लिमिटिंग फैक्टर था भी कि नहीं, क्या था? स्पेशलाइज्ड केमिकल जो था ये लिमिटिंग फैक्टर था। अब इसमें थोड़ा सा एक नए तरीके से बात थी शायद। नॉर्मली हम यूज टू हैं केजीज में या कोई लीटर्स वगैरह में मटेरियल दिया होता है। यहाँ कैसे दिया हुआ? यहाँ कैसे दिया हुआ सर? 70 मिलियन रुपीज अवेलेबल है। तो बात तो वही है, लेकिन आप करेंगे क्या? अगर केजीज में लिमिटिंग फैक्टर हो तो आप फाइंड आउट करेंगे। मैं अभी रिक्वायरमेंट ए के एंगल से बात करूंगा। रिक्वायरमेंट ए में मेरा ख्याल है आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं है। रिक्वायरमेंट ए में आउटसोर्सिंग ऑप्शन अगर नहीं है तो हम कंट्रीब्यूशन पर केजी या कंट्रीब्यूशन पर लीटर या कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, इस तरह से वर्किंग करते हैं। तो यहाँ जरा लफ्ज बोलेंगे, यहाँ क्या निकालेंगे हम? कंट्रीब्यूशन पर 1 रुपी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। उसकी क्या वजह है? अब लिमिटिंग फैक्टर में रुपीज में दिया, अगर केजीज में दिया होता तो आप क्या कैलकुलेट करते? कंट्रीब्यूशन पर केजी। अगर लीटर्स होते, अगर आवर्स होते, तो यहाँ कैसे दिया? अगर रुपीज में लिमिटिंग फैक्टर है तो आप कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अब रिक्वायरमेंट ए के एंगल से जरा मुझे बताना किस फिगर का इशू है। बाकी फिर रिक्वायरमेंट बी अलग देख लेते हैं। बताना है आप या नहीं, या मैं ही बताऊं? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्या क्या नहीं बन सका? चलिए एक बार बताएं। नहीं आंसर इसे बारे में कंफ्यूज नहीं। चलो बी रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी? सॉरी, एक बी रिक्वायरमेंट हर बात की बात है। इसमें दूसरी स्टोरी क्या थी? एक था कि आप एग्जिस्टिंग कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करें, और एक था कि कंट्री एक्स में मैन्युफैक्चरिंग। कंट्री एक्स में अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वहां मेरा ख्याल है कि केमिकल शेल से का वक्त अवेलेबल है और लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर। तो देन क्या करेंगे सर? इसमें बल्कि सॉरी एक सेकंड, इसमें शायद फिर आउटसोर्सिंग ऑप्शन भी है, तो ये मिक्स हो गया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे फिर? सेविंग पर, अब ये जरा बोल देना जरा, यहाँ सेविंग पर लेबर आ रही है निकालेंगे, क्योंकि अब लिमिटिंग फैक्टर पे लेबर आ रहा है, वो रुपीज वाली गेम खत्म होगी। कोई कंफ्यूजन? अब देख रहे हैं, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि, या मैं लिखना शुरू कर दूं? डेफिनेटली देखें, कैलकुलेशंस करते हैं ना, गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप अभी नहीं करेंगे तो फिर पेपर में हो, और ये भी फिर भी नहीं होगा कि पेपर में सारी खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जरूर आप महसूस करेंगे आई होप कि शायद पहले वाली गलतियां अल्लाह करे कि कम होती जा रही हैं। तो ये प्रैक्टिस है, जब तक आप लिख के नहीं करेंगे। ये कहना तो आसान है कि कंट्रीब्यूशन पर रुपी निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर या सेविंग पर लीटर निकालेंगे, लेकिन जब तक निकालेंगे नहीं बात बनेगी नहीं। ठीक है, बाकी फिक्स कॉस्ट जो होती है वो तभी अपने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है जब वो बताया हो, अदरवाइज फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या लेंगे हम? इररिलेवेंट इन दिस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट इस तरह की अगर बात होगी तभी लेंगे।
वरना ये न ले आएगा कि प्रोडक्ट्स में एलोकेट हुई है, प्रोडक्ट में तो एलोकेट हमेशा हुई होती है। मसलन जरा बुक खोले तो देख सकते, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर है तो पर यूनिट में तो एलोकेट उसने हमेशा करके दी होती है। कहीं भी अगर आप देखेंगे तो अक्सर डाटा में ऐसे ही, मसलन फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त तो मेरे ज़हन में आ रहा है PQRS के नाम से एक डाटा भी नजर है डिसीजन मेकिंग चैप्टर में जरा में जाकर। इधर ढूंढना है PQRS के नाम से एक एग्जांपल आ गया। यहाँ से पहली दफा बात हुई थी कि डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी होती है और जनरल फिक्स कॉस्ट भी होती है। पेज नंबर 93 तो उसमें आप देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट इकट्ठी हुई। कंट्रीब्यूशन जब लफ्ज बोला जाता है तो इसका क्या मीनिंग होता है? अगर हम कंट्रीब्यूशन बोले तो उसका मीनिंग क्या है? सेल में से कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? सारी वेरिएबल कॉस्ट। और सारी वेरिएबल कॉस्ट से मुराद प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन? ये बेटा ये आपके सामने फिगर्स है, आप लोग एक नजर देखें तो मैं बात कर रहा था इस वक्त पेज नंबर 93 पे फिक्स कॉस्ट एलोकेट की है उसने PQRS पे, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल भी है जनरल भी है। तो ये एलोकेशन तो किसी बेस पर कर दी गई है, तो पॉइंट इज कि क्या टोटल चेंज हो जाएगा अगर यूनिट कम ज्यादा होंगे जनरल फिक्स कॉस्ट उस टोटल ने सेम रहना, फिर वो कम यूनिट्स पे एलोकेट हो जाएगा, कम प्रोडक्ट्स पे एलोकेट हो जाएगा। लेकिन कौन सी फिक्स कॉस्ट बदल जाएगी या सेव हो जाएगी, कहते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है या इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, तो ये तो अक्सर एलोकेट करके दी होती है जी। इसमें जो बड़ा ये लेबर आवर्स में अगर आप कह रहे हैं तो किस फिगर, मैंने आपके सामने फिगर रखी है, मुझे बता देना किस फिगर में इशू है। डायरेक्ट स्केल्ड लेबर कौन सी फिगर ऐसी है जो क्लियर नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक यूनिट ने कितना टाइम लेना बताया हुआ कहीं? 6, 5, 8 यूनिट्स बनने कितने? 12,000, 16,000 और 14,000। तो जरा स्पेसिफिक बता दो मुझे, लिए जरा आसानी हो जाएगी। ये केमिकल में बेटा रुपीज में दिया हुआ, तो कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, तो आपने डिवाइडेड बाय रुपीज ऑफ केमिकल्स करना, पहले केजीज में करते थे, रुपीज से करना। ये मीटिंग प्लीज किस वर्किंग में अगर इशू है, मैंने आपके सामने रखी फिगर्स, मगर मुझे एग्जैक्टली बता दिया। और बेटा कब प्लीज इस तरह मना करें, मैं बहस कर रहा हूँ येलो लिमिटेड, आप मुझसे पूछी जा रहे हैं ऑरेंज लिमिटेड, इस तरह का मजाक तो ना करें। ये फिर येलो लिमिटेड में कोई इशू तो नहीं? ये चलें फिर आगे। एक डेफिनेट इसका बी पार्ट भी है, इस तरह की चीजें भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। ये छोटे छोटे 3, 4 नंबर के सिनेरियोस कह रही हैं, डेफिनेशंस चैप्टर वगैरह में जो आ रही हैं इनको पढ़नी है ना आपने, बहरहाल याद भी करनी पड़ती है फिर। चलें जी वारी पे आए। ये गौरी को जरा अगर सारे पॉइंट्स को 5-7 मिनट लगा के देख सकें, अब इनके पास अगर क्वेश्चन नहीं भी है तो आपके सामने आ रहा है, प्लीज जरूर पढ़ें। वैसे तो जरूर चीजें प्लीज होनी चाहिए, मैं तो कह के थक जाता हूँ, तो यूं बैठा है, यूं बैठा है, देखते हैं क्या जादू होता है। इतना तो सीरियस नहीं लिया करें यार चीजें। मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज आंसर ही ले लें, सवाल ही ले लें, कोई ले लेगा बस। यह रिक्वायरमेंट थी हमारी कि हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग टेक्निक। तो कितने यूनिट मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जरूर पार्टिसिपेट करें सब। बनाना क्या हमने? मॉडिफाइड जी। इट इज अनलाइकली कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल सकेगा अगर हमने प्राइस कोट की 5,000 पर यूनिट से ज्यादा।
क्या है ये 5,000? ये एक्सपेक्टेड या टारगेटेड? नहीं मतलब थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए। परचेज प्राइस, सेल प्राइस, हम इतने पे बेच सकेंगे बस, इससे ज्यादा हम बिड प्राइस कोट नहीं कर सकते। इट मींस दिस इज द मैक्सिमम प्राइस जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इट मींस खर्चा फिर इससे कम होना चाहिए, वरना फायदा भी नहीं। 0.1%। 3 सालों का प्री की स्टोरी है शायद। 40,000 यूनिट्स, 80,000 यूनिट्स है, 50,000 यूनिट्स, और प्राइस उसने क्या वो सेम रहेगी। प्लानिंग डिपार्टमेंट पढ़े जी पॉइंट नंबर 2, और बताएं इसका क्या करें। हाँ सही है, जरा दोबारा देखो कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिससे आप किसी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। दैट इज संक कॉस्ट। हाँ वुड इंकर या बिल इंकर। संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अब हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें, इस खर्चे ने रिकवर नहीं होगा। नंबर 3, मशीन वुड परचेज, जीएल वुड परचेज अ मशीन, खरीदनी है अभी। 50 मिलियन कॉस्ट है, डिस्पोजल हो जाएगी इनमें। तो 50 मिलियन रेलिवेंट कॉस्ट है या 25 मिलियन? नहीं, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन इफ वी आर यूजिंग दिस मशीन फॉर दिस प्रोजेक्ट, पूरा 50 नहीं, 50 की यकीनन आपने खरीदी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द 3 years लाइफ इट इज एक्सपेक्टेड के 50% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मींस 25 मिलियन रिकवर हो जाएगा। इट मींस इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें 25 मिलियन का खर्चा करना पड़ेगा। यकीनन इस वक्त आउटफ्लो कितना है? 50 मिलियन आउटफ्लो होगा, लेकिन 25 मिलियन इनफ्लो भी होगा। इट मींस 3 years में ये 25 मिलियन कॉस्ट बनेगी। नेट ये डेप्रिशिएबल अमाउंट पता है किसी को? ये वही है शायद मेरे ख्याल, नहीं मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट माइनस ठीक है, मैंने 25 को लेस किया, रेजिडुअल वैल्यू है। तो आपका एक्सपेंस जो होता है वो डेप्रिशिएबल अमाउंट की बेस पे होता है। तो ये कितने साल का खर्चा है? 50 है या 25 है? नहीं 50 या 25, तो फिर ये 8.33 बन गया पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 years। तो ये लेंगे अपने वर्किंग क्यों लेंगे? डेप्रिसिएशन तो हमने कहा था कि इररिलेवेंट होती है। ये इंक्रीमेंटल मशीन की डेप्रिसिएशन, ये मशीन अभी हमने लेनी है, ठीक है सर? डिक्लेयर है इसमें। Then the number 4, production of each unit of modified Z would require 3 raw material. That is 3 raw material, sorry, 3 units of AB5, sorry, raw material का नाम। अच्छा इस तरह की चीजें ना अभी बार बार दोबारा फिर आनी है, तो मेरा नहीं ख्याल फिर दोबारा में टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। मैं इसके दोबारा एक दफा फिर बोल रहा हूँ आपके सामने, अब ये फाइनल होनी चाहिए चीजें। 3 units of AB5, 2 units of CD7 and 1 unit of EF2. Current stock positions of all the 3 raw materials are as follows. टेबल सामने, नोट 1, मटेरियल इज इन कंटिन्यूअस यूज ऑफ GL, स्टॉक पड़ा, हमें रिक्वायर्ड कितना, कैलकुलेटर पकड़ो, ये करने चाहते वर्किंग करना दोबारा। वर्किंग करें सर जी, वर्किंग मुझे कितने यूनिट्स हैं जी हमारे फर्स्ट ईयर में? यूनिट्स कितने बनने नहीं पता? 40,000 यूनिट्स बनने हैं, और एक यूनिट ने ऐसे ईच यूनिट ऑफ मॉडिफाइड जी ने 3 यूनिट्स लेने हैं AB5 के। इट मींस हमें रिक्वायर्ड कितना है? 120,000 यूनिट्स ऑफ AB5 रिक्वायर्ड है। ऐसे क्या स्टॉक पड़ा, लेकिन कितना? तो 1 लाख जो आपका आंसर है वो तो फिर ज्यादा हो जाएगा, और बाकी तो 20,000 है। नहीं मतलब एक सेकंड, मतलब जो स्टॉक पड़ा वो एक मिनट साइड पे हो गया। अब जो स्टॉक नहीं है उसका तो सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 500, ठीक है? तो सर जी ठीक है सर।
अब आ जाए 10,000 पे, सॉरी 1 लाख पे। 1 लाख स्टॉक तो अवेलेबल है, लेकिन क्या ये कॉन्टिन्यूस यूज में? तो 2 यस हो गए। तो इसका भी करंट परचेज प्राइस, इन अदर वर्ड्स 120,000 into 500। आंसर बता दो। आंसर तो बताई जानी है, तो वर्किंग करते रहो। 120,000 into 500 दोनों केसेस में क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो स्टॉक नहीं भी पड़ा वो भी खरीदना है, और जो पड़ा है वो भी रेगुलर यूज में है, देयरफॉर वो भी आउटसाइड परचेज से खरीदना है। तो मैंने कौन सा 500 लिया? कौन सा 500 लिया सर? करंट परचेज प्राइस। दूसरा करवाएं, बल्कि अगला तो शायद फिर इसका 1 सेकंड वैसी बात शायद खत्म हो जाएगी। क्या ये स्टॉक बस 1 लाख यूनिट्स का ही है? तो ये तो पहले साल में खत्म नहीं हो जाएगा, तो सेकंड और थर्ड ईयर में क्या करेंगे? वो तो परचेज प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। तो स्टॉक बस सफिशिएंटली अवेलेबल बस इसी साल के लिए, वो भी पूरा नहीं। तो सेकंड और थर्ड ईयर में तो सिंपली क्या होगा, कर लेते वर्किंग थोड़ी सी 80,000 यूनिट्स, सेकंड ईयर में 80,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे सर? अभी ये भी 5 हो रहा है सर, इंटू 3 करेंगे, हो गया ये 240,000, और मल्टीप्लाइड बाय 500 120 मिलियन। ठीक है जी, एबीएस क्लियर? रिक्वायरमेंट में ये जरूरी था कि 3 सालों का अलग-अलग टोटल कॉस्ट निकालना। लिखा हुआ है कंप्यूट द टोटल कॉस्ट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। मेरा ख्याल अलग वर्किंग ही होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट है लेकिन प्लस करके टोटल ठीक है, लेकिन हमने तीनों को प्लस कर दिया। नहीं मैं वही कर रहा हूँ ना, टोटल आंसर आ रहा है, ठीक है वो। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि ईयर वाइज किया रहे, लेकिन करना 3 सालों का। सर पर किसी साल में लॉस भी तो हो सकता है। नहीं मतलब उस एंगल से तो है नहीं, हमने तो इकट्ठी शायद बेट देनी है, वो भी कोई जरूरी नहीं था कि ईयर वाइज आप डिसीजन लेते। लिखा हुआ है रिकमेंड वेदर इट इज लाइकली टू विन द बेट। अगर हमारी तीनों सालों की फॉर एग्जांपल पर यूनिट कॉस्ट 5,000 से कम है, तो वो भी जरूरी नहीं था कि हम अलग ही करते। ईयर वाइज अगर ना करें तो टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स एक दफा डिवाइड करें, तो नहीं मतलब इसमें मेरा ख्याल है कोई एसेट कंपल्सरी नहीं है कि आप अलग करते हैं। जी CD7 CD7 2 यूनिट्स रिक्वायर्ड है इसके लिए, और इसका नोट 2 पढ़ना पड़ेगा। सर जी प्लीज पढ़ना। The material has not been required for last 1 year. The only alternate utilization of this material is to use as a substitute for material. ये मैं थोड़ा बार वैसे आ रहा था, but this would involve further processing cost of क्या करेंगे? 540 क्या है? किसकी? सब्सिट्यूट मटेरियल की। अब करना बेसिकली क्या है, CD7 जो है ये PK1 की जगह इस्तेमाल हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो असल में 540 सेव हो जाएगा। 540 के फिर हमें वो खरीदना नहीं पड़ेगा 540 पे। लेकिन अगर ये CD7 को PK1 की जगह यूज करना है तो 240 का प्रोसेसिंग का खर्चा भी होगा, तो प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा? क्यों माइनस होगा? 540 सेविंग है, ना खरीदने की वजह से सेविंग है, और 240 इंकर होगा ताकि इसको उसकी तरह बनाया जा सके, तो 300 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर की तरह वर्किंग पूरी कर लेना। 40,000 यूनिट्स इंटू 2, हाँ जी, तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 300, 300 सर हाँ जी 24,000 हो जाएगा। दूसरे साल कैसे करेंगे, एक और साल करवा? 10,000 हाँ जी 10,000 रहता है, 10,000 अभी भी पड़ा हुआ, 10,000 अभी भी बच जाएगा किस साल पूरा इस्तेमाल ना होने की वजह से। पहले साल में कितना इस्तेमाल होगा? 80,000, और कितना बचना है? 10,000, वो फिर कब इस्तेमाल हो जाएगा? तो 10,000 इंटू मेरा ख्याल है इंटू पहले 300 और प्लस बताएं, फिर फर्दर खरीदना कितना पड़ना है, कैलकुलेट करते रहेंगे, फिगर्स बताते जाइए। फिगर्स यूनिट से 80,000 इंटू 2 160 रिक्वायर्ड, तो 160 में से 10,000 स्टॉक वाला इस्तेमाल हो जाएगा,
लेकिन फर्दर कितना परचेज करना पड़ेगा? ठीक है, तो सेकेंड ईयर के एंगल से अगर वर्किंग की जाए तो ऐसे होगी 10,000 इंटू कौन सा 300, 540 माइनस 240 और प्लस उसके बाद 150,000 यूनिट्स इंटू, अब ये मार्केट से खरीदने पड़ेंगे और करंट परचेज प्राइस। ठीक है, कौन सा बताइए? 52,500 और थर्ड ईयर में तो क्या ही होगा? ठीक है, ठीक है सर। EF2 बताएं, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है जी प्लीज? नहीं डेफिनेटली ये जो CD7 है, एक मिनट, CD7 जो है ये बेचा भी जा सकता है, CD7 बेचा भी जा सकता है, तो ये हायर ऑफ ही लेना था इसमें। ये 300 के है, ये जरा थोड़ा सा बताएंगे CD7 की स्टोरी क्या है वो डायग्राम के मुताबिक? क्या स्टॉक पड़ा? यस, रेगुलर यूज में, तो मेरे ख्याल फिर हायर ऑफ ही है नहीं? हायर ऑफ किस किस का है? डिस्पोजल वैल्यू भी है और अल्टरनेट यूज भी है, तो 300 ये था और 220 हो भी था, तो मैंने हायर ऑफ पर लिया वो, ऐसे ही लेना था। चलो आगे। जी इसके बाद आ गया 40,000 यूनिट स्टॉक में है जी, उसके लिए नोट जरा 3 पढ़ना। It was purchased 2 years ago for another project. It can be used in the production of modified Z, otherwise it would be disposed of. Disposal cost would be, अब ये भी जरा पूरा कर लेना। हाँ जी, डिस्पोजल कॉस्ट भी है और डिस्पोजल वैल्यू भी है। ये जो थोड़ा सा ना थोड़ी थोड़ी चीजें ये रेलिवेंट हो जाती हैं। पहले जरा इसको कंप्लीट कर लें, फिर क्वेश्चन मैं याद कराता हूँ आपको कि वहां क्या किया था। स्टॉक अवेलेबल वर्किंग करते हैं मुझे 4,000 यूनिट्स पहले साल में इंटू 3, 4,000 यूनिट्स इंटू 3 हो गया 40,000 सर, 120 नहीं सॉरी ये 1 है सर, 40,000 सर, 40,000 इंटू 1 तो 40,000 हो गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो इसका मतलब स्टॉक अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है कितने चाहिए? नहीं 40 चाहिए और 40 अवेलेबल है। नहीं एक मिनट, 40 अवेलेबल है क्या रेगुलर यूज में? सर स्टॉक है सर, लेकिन रेगुलर यूज में नहीं है। क्या इसका कोई अल्टरनेट यूज है? इसका सिर्फ क्या बताया मैं, इसकी डिस्पोजल वैल्यू भी है, तो 75 ये क्या और 25 ये क्या? हाँ ये डिस्पोजल वैल्यू है और ये फिर डिस्पोजल कॉस्ट है। इट मींस एक यूनिट के अगेंस्ट आप 50 कमा सकते हैं अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, करवा देंगे, कैसे वर्किंग करेंगे? 40,000 यूनिट्स हैं इंटू 50, तो पहले साल में तो मेरे ख्याल 2 मिलियन क्या होगा? इसके बाद परचेज करना पड़ेगा जितना भी रिक्वायर्ड है एट द रेट ऑफ 150 सेकंड और थर्ड ईयर। एक जरा क्वेश्चन होना, मेरे क्वेश्चन एग्जाम में आया ग्लोबल, एक ग्लोबल के नाम से क्वेश्चन नंबर 4 था। उसमें मटेरियल के नाम क्या? पेज नंबर 58 78, इसमें जरा मटेरियल्स के नाम बताइए। इसमें सी जरा देख दूंगी, सी की मेरा ख्याल है कोई डिस्पोजल वैल्यू नहीं है। जो पेज के नीचे टोटल बनाओ तो वहां जो सिनेरियो है वो इससे कुछ मिलता जुलता है, वहां भी उससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो डिस्पोजल कॉस्ट है उसकी, लेकिन डिस्पोजल कॉस्ट तो है क्या नहीं है, सेल प्रोसीड्स नहीं है, तो वो अपने एकदम नेगेटिव जेन में आ गया होगा, वो ऊपर असल में सारी फिगर्स ढूंढनी पड़ती है सीधे। तो 25 और 75 के ये मिल सकता है, 25 के डिस्पोजल कॉस्ट है, इसका मतलब नेट 50 मिलेगा। वहां स्टोरी के मिलना कुछ नहीं है, डिस्पोज ही करना है, तो इट मींस अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो डिस्पोजल कॉस्ट बस बच जाएगी।
वो फिर इसलिए लेस होगी। ठीक है, क्लियर है प्रीवियस मटेरियल्स? देख लीजिएगा यार, करने वाले काम है सर, ऐसे बगैर किए फायदा नहीं है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आपको क्वेश्चन तो नहीं लगे? डेफिनेटली बेटा वर्किंग के तो बेतहाशा तरीके हो सकते हैं, इसमें तो मेरा ख्याल है अगर हम इन चीज़ों से डर रहे हैं कि वर्किंग वैसे हो सकती है ऐसे नहीं, ये तो कोई बात नहीं। वर्किंग के जिस तरह मर्जी आप करें, लेकिन बहरहाल इतनी होनी चाहिए कि आपके अलावा भी कोई उसे पढ़ सके। अगर वो कोशिश करे, नहीं मतलब मीन्स उसे कोई कोशिश करे, बस वो कामयाब हो जाए। और अगर आपको भी दोबारा आपके सामने खुदा ना खासा रख दिया जाए तो आप भी देख सकेंगे मैंने क्या लिखा। ये बस प्रेजेंटेबल होना चाहिए। बाकी डेफिनेटली कुछ चीजें अगर है जिनका फॉर्मेट है, प्रोसेस कॉस्टिंग है या स्टेटमेंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो ठीक है फॉर्मेट्स हैं। अदरवाइज इसकी कोई वर्किंग का तो टेबल बन जाए, कुछ स्टेटमेंट बन जाए, ये डेफिनेटली कोई साइंस नहीं। ठीक है जी। देन आ जाए पॉइंट नंबर 5, लेबर। आज फाइनल कर लें, कल भी बात हुई है, कुछ दिन पहले भी होती रही। इन चीजों में सर एग्जामिनर फंसाता है, वो कहता है एवरी 100 यूनिट्स ऑफ मॉडिफाइड Z वुड रिक्वायर 600 स्किल लेबर आवर्स एंड 400 अनस्किल्ड लेबर आवर्स। ये क्या है 600 और 400? ये 100 यूनिट्स 100 लेबर। ये 100 यूनिट्स के घंटे हैं। क्या पर यूनिट घंटे निकाले जा सकते? 6 और 4। तो अब ये ना इतराज उठा देगा उसने दिया कि नहीं 6 और 4, डाटा उसने देना है, वर्किंग हमने करना है। So what is skilled labor time per unit? 6 and what is unskilled labor time per unit? आइए जरा पढ़ते जाएं आप। Skilled labor hours are paid at the rate of, है इसमें गेम है राइट, 30,000 per month, whereas replacement would be obtained at a rate of 35,000 per month. Skilled employees को इस वक्त 30,000 पर मंथ दिया जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि रिप्लेसमेंट भी लेनी होगी तो वो 35,000 पर मंथ पे मिलेगी। आइडल आवर्स आर पेड एट द रेट ऑफ, ये कल भी बात हुई है, 70% ऑफ द नॉर्मल रेट। क्या है ये? आइडल टाइम में भी हम 70% पैसे दे रहे हैं, तो अगर काम करवाएंगे तो फिर 30% वो जो कल आया था 50%। देखिए गलतियां होंगी लेकिन करने से ठीक होंगी। तो 30, अब ये 70% यहाँ रेलिवेंट है या 30%? स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ आर फिक्स्ड एट, अब इससे क्या निकल सकता है? यहाँ से पर आवर रेट निकल सकता है अगर कहीं जरूरत पड़े तो। मेरा ख्याल दोनों शायद 150 भी और मसलन जो 30,000 है, 30,000 डिवाइड बाय 200 150 और दूसरी बताए कि ये फिगर्स 2 दिन बता दें तो मैंने जब आपके सामने डिस्कस करनी तो आइडिया हो। 175 अनस्किल्ड लेबर कैन बी हायर्ड एट द रेट ऑफ 50 पर आवर, तो ये तो शायद हायर ही होगा। नहीं अनस्किल्ड को तो मेरे ख्याल कोई ऑप्शन ही नहीं। If JL is not able to win the project, there would be 14,000, 18,000 and 16,000 idle hours in the next 1 to 3 years respectively. एक जरा बात और पढ़ लें नंबर 6, वैसे तो शायद ओवरहेड से रिलेटेड है। प्रेजेंटली जीएल अब्सॉर्ब, लेकिन शायद चले उसका लिंक नहीं है। आज पहले 5 ही हमारा करने ही मत करवा देंगे। ये जरा फिगर्स लिखवा देंगे, थोड़ी डिटेल में वर्किंग करवा देंगे। ईयर 1 एक मिनट जस्ट स्किल्ड की वर्किंग कर रहा हूँ। 40,000 into 6। अब जरा डेटा काइंडली जरा आई एम अज्यूमिंग को कुछ ना कुछ आया सामने। व्हाट इज 40,000 प्लीज बोलते जाइएगा। into 6 तो मेरा ख्याल है 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 घंटे रिक्वायर्ड है। ओके आइडल आवर्स कितने? आइडल आवर्स है 40,000। इसका मतलब हमें, अब सही सुनिएगा मेरे वर्ड, मेरा ख्याल शायद इसमें फिर गलती हुई है। 2,26,000 आवर्स फर्दर अवेलेबल करने हैं। क्या वो अवेलेबल है तो सही। अवेलेबल कितने हैं?
वही 14,000 चाहिए कितने हैं? सर चाहिए कितने हैं सर? अब ये 240 जो है एक डेफिनेटली अब ये 1 सेकेंड वर्किंग है, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि जरा जैसे मैं जरा बेहतर समझा सकूं। 240,000 में से ये जो 14,000 आवर्स है 2,26,000 में से 14,000 जो आवर्स है इसका बताएंगे क्या करूँगा? इनटू कितनी है 30% तो नहीं ना होगा, गेम से भी सही है। नॉर्मल रेट का 30% का, तो नॉर्मल रेट क्या है 150 इनटू 30%। अब इसको 14,000 है क्या, जरा तो बोलना जरा। आइडल टाइम इन आइडल आवर्स में हम ऑलरेडी पैसे किस हिसाब से दे रहे हैं? नॉर्मल रेट का 70% दे रहे हैं, तो नॉर्मल रेट अब क्या है? नॉर्मल रेट क्या है? वो है 150, ठीक है। तो वो किस हिसाब से देना पड़ेगा 150, लेकिन सिर्फ 30% पे रेलेवेंट बनेगा। क्लियर? एक सेकंड फिगर से पहले दूसरी तरफ आए, 2,26,000 जो घंटे हैं रिमेनिंग, ये कैसे अवेलेबल करने पड़ेंगे? मतलब इसके आप रिप्लेसमेंट में क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। तो अवेलेबल है तो सही बंदे हमारे पास, लेकिन उनके पास घंटे सिर्फ कितने 14,000 आवर्स अवेलेबल। तो 14,000 आवर्स में तो हम रिमेनिंग 30% देंगे हमारी, लेकिन जो 2,26,000 आवर्स रह जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय सर 175। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? ये कुछ फिगर से पढ़ो, थाउजेंड्स पे लेना या पूरा बोल 680 और 39.55 मिलियन। ठीक है बेटा, क्लियर है? बाकी डेफिनेटली लेना प्लस हो जाना, तो आपके पास फर्स्ट ईयर की स्किल्ड लेबर, फर्स्ट ईयर के स्किल्ड लेबर आवर्स की कॉस्ट आ गई। ये टोटल कीजिए 4018। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स खासतौर पे प्लीज बार बार पूछो, क्लियर है? जी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, एक ये 2 भी करवा देना। नहीं 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 यार प्लीज यार, 80,000 बोलते जाए बोलते ही जाए, मिशन ही बना रही, कोई नहीं बोल रहा। 360 का ब्रेकअप बोलना, अच्छा सॉरी 480 सॉरी 80,000 इंटू 6, 480,000 का ब्रेकअप से 18,000 इंटू क्या करूंगा, इंटू 150 इंटू 30%, आइडल आवर्स नॉर्मल रेट का 30%, और रिमेनिंग हो गया 4,62,000 इंटू 175। ठीक है, बाकी सॉल्व तो मतलब कर लेंगे, एंड सेम थिंग विल बी रिपीटेड इन 30 ईयर। अनस्किल्ड तो मेरा ख्याल है इशू नहीं जी बेटा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आपकी कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी इसमें? एक मिनट, अगर कोई लिख रहा होगा तो जरा बता दो, कैंडी लिख के। आप लोग तो नहीं लिख रहे, ये कर लें, अगर एक्सप्लेन करना है आपके आंसर में लिखा तो होगा, लेकिन शायद मैंने कोशिश की थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन होने। जब भी कभी आंसर देखें, मेरी सजेशन ये है कि अपना कोई ना कोई वर्किंग सामने रख के करें, मतलब अपने तरीके से, और आंसर मैच करना है, वर्किंग्स मैच नहीं करनी, वर्किंग के तरीके मैच नहीं करने। वो तो हर सवाल में किसी नए तरीके से वर्किंग हुई होगी, तो आप अपनी वर्किंग जरूर करें, उस वर्किंग का आंसर से भी मैच करें। ये नहीं कि जिस तरीके से वर्किंग हुई है उस तरीकों को फिर अडॉप्ट करना, तो फिर नए सवाल में किसी और तरीके से देखें। तो वर्किंग्स का कोई पैटर्न नहीं है, आप उस तरह करें जिस तरह से आपको समझ चाहिए। जी डेफिनेटली बेटा, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है किसी की जगह कोई नया लेना,
मैंने आपको बताया था रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर मटेरियल के एंगल से तो इसका मतलब होता है पुराने की जगह नया लेना, तो उसे परचेज कॉस्ट के एंगल से कहते हैं। और अगर एम्प्लॉय रिप्लेस करना हो तो उसका मतलब होता है कि किसी पुराने की जगह नया रखना, हायरिंग शायद है रिप्लेसमेंट। लेकिन बहरहाल अब ये वर्ड्स डेफिनेटली पर्सन्स के लिए डिफरेंट तरीके से होंगे और मटेरियल के एंगल से डिफरेंट होंगे। और रॉ मटेरियल रिप्लेस करने का मतलब है नहीं, रॉ मटेरियल रिप्लेस ही होना है, वो पुराना मुतबादिल जो उसका वो फिर खरीदना पड़ना। और यहाँ पर्सन जो काम कर रहा है उसकी जगह अगर नया बंदा रखना तो रिप्लेसमेंट कहलाएगी, तो नया बंदा रखा जाए। ये बड़ा हौसला, ये जो क्वेश्चन है बड़ी जाती है यार। तो 60% तो पहले दे रहे हैं, इसका मतलब कल वाली बात की नहीं, अपने सही तरह की है। अगर 70% आप वैसे ही दे रहे हैं तो मेरे भाई सिर्फ 30% अगर हम यहाँ खड़े हैं तो इसका मतलब हम कहीं भी नहीं खड़े। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हम कहीं भी नहीं खड़े सर, बेहतर हम बैठ गए। 175 की वर्किंग बता दो। अच्छा सॉरी, शायद मैं बताना भूल गया पहले। 35,000 डिवाइडेड बाय 200 आवर्स। रिप्लेसमेंट लेबर के आइडल आर्ज भी तो हो सकते हैं अगर कोई एक सेकंड। जी बेटा, वो तो जब भी कभी आंसर देखेंगे तो डिफरेंट तरीके से बना होगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी वर्किंग जिस एक तरीके से आपको पता है उस तरह करें, और बाकी ठीक है, बाकी फाइनल आंसर जरूर मैच करें। जी उसके बाद आंसर की लेबर करवा देना, चलो जाके करना। जी इसलिए बेटा बार बार मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ कि ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है, मुसलसल एफर्ट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 2-3 सवाल और इस तरह के आने हैं, एक छोटा सा टॉपिक और बीच में ऐड होगा, फिर ये चीजें आनी है। लेकिन अब होना बस ये चाहिए कि जो पुरानी चीजें हैं वो सही हो, और गलती अगर हो तो नई चीजों में। और इवन देन ठीक है, ये जब समटाइम डाटा उठाते हुए गलती हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट बाद में फिर देख के खुद पता चल जाना चाहिए कि मेरी मिस्टेक है। बाकी एग्जाम ही होता है, अकेले बंदा बैठ के सोच रहा होता है, बहुत सारी चीजें उस तरह से जहन में नहीं राइट टाइम पे आती जो आनी चाहिए, तो इसलिए तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। जी सर अनस्किल्ड में क्या किया? अनस्किल्ड में तो नहीं कोई इशू। अनस्किल्ड में तो सिंपल क्या होना सर, 1 साल की वर्किंग कर लें सर, 40,000 लिखें, एक यूनिट के आवर्स बताएं, 40,000 इंटू 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 50। डन सर। फैक्ट्री एवरेज पे आ जाए सर, ठीक है, मतलब 8 मिलियन आएगा, फिर 16 मिलियन शायद है। तो ये तो सिंपली आज अपने बंदे रख रहे हैं। ओवरहेड्स पढ़ने से 40% लेंगे या ये कोई ईयर 1 की एक वर्किंग मांग रहा। अब ये भी देखिए स्किल्ड लेबर आवर्स लिखा है, सही तरह पढ़ना होता है। ये वही जो क्वेश्चन मैंने ग्लोबल दिखाया था वो जरा पढ़े एक दफा दोबारा, वहां उसने रेट जो था स्किल्ड अनस्किल्ड का इकट्ठा दिया। तो इस तरह की चीजें मतलब सही पढ़नी पड़ती हैं, बाकी गलतियां होने का तो होंगी, लेकिन पढ़ना कोशिश करनी चाहिए कि सही पढ़ा जाए। वो जो उन्होंने पेज नंबर 78 था, वहां जो रेट था अब्जॉर्प्शन रेट, वो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के बेस पे कौन सा पॉइंट है? 0.4 क्या सेंटेंस पढ़ देंगे, वो तो फिर वैसे भी सेपरेट भी करना था। हाँ तो वो तो उसके अंदर शामिल था, वो तो फिर बाहर भी निकाला था, लेकिन इवन देन ये रेट था पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड है। अब यहाँ किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए? अब स्किल्ड लेबर आवर्स कितने हैं पहले साल के? 40,000 इंटू 6। और इसमें दोबारा एक दफा एम्फसाइज करें, मेरा ख्याल यही शायद कभी बात हुई होगी हमारी इसी सवाल में, ये जो ग्लोबल में। अब इसमें आइडल आवर्स में भी ओवरहेड्स होंगे, जो एम्प्लॉइज के आइडल आवर्स हैं उसमें ओवरहेड्स होंगे। हमें क्या आइडल आवर्स में ओवरहेड्स रेलेवेंट होंगे? इसमें बिजली तो इस्तेमाल होनी है ना। आइडल आवर्स मतलब एक बंदे को आपने 70% पैसे दे रहे हैं, उस वक्त तक तो नहीं ओवरहेड्स इनकम होंगे। अब उससे काम करवा रहे हैं, उसको तो 30% ही देंगे, लेकिन काम तो 1 घंटे में करेगा। तो ओवरहेड्स जो है वो तो पूरे घंटे के होंगे।
वही कह रहा हूँ ना, अब वो अगर थे तो नहीं होने थे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो क्या वो भी सिर्फ 30% ही होगा। अब वो घंटा आइडल नहीं रहा, अब कौन सा घंटा आइडल नहीं रहा? जो पहले आइडल था, अगर आप उसमें काम करवाएंगे ठीक है, एक्स्ट्रा लेबर को सिर्फ 30%, लेकिन क्या ओवरहेड्स भी बस 30% आएंगे? ये नहीं कि आइडल आवर्स में ओवरहेड्स भी आ रहे हैं, आइडल आवर्स में ओवरहेड्स नहीं होंगे, लेकिन जब आइडल आवर्स यूज हो गए, मींस टू से टू 40 पे एज इट इज लूं या इसमें 16 माइनस करूं? चलो इसमें बता दूं, तो 40,000 ही लूं या इसमें से 16 माइनस करूं? तो मल्टीप्लाइड बाय 90 की जगह वर्किंग करवा दो, 150 इंटू 60% लेंगे, 40% जो है वो फिक्स हो गया। ठीक है, बाकी तो फिर ईयर 2 वगैरह में एज इट इज। बेहतरीन यही तरीका होगा कि दोबारा कोई आधा घंटा निकाला जाए और जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको ज़हन में रख के खुद से एक दफा दोबारा कोशिश करें। देन जरा डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में आएगा वो 2। अब ठीक है, इसमें बारी में और कोई कंफ्यूजन नहीं किसी? हमने घर जाके भी पढ़ना होगा तो आपको ज्यादा तंग ना करो यार, पढ़ते पढ़ते आ गए हैं, पढ़ते पढ़ते फिर चले जाएंगे। हाँ जी, अरीश और डेसिमल वगैरह ये वाले क्वेश्चंस कर लिए थे? नहीं मतलब ये मेरे ख्याल में डिस्कस नहीं उस जमाने में कर सका था। मैं ये पूछ रहा था रिप्लेसमेंट की तो आइडल जो रिप्लेसमेंट हम नहीं सर, एक देखें, आपने बंदा रिप्लेस करके रखना तो इस प्रोजेक्ट के लिए रखना है, तो उसके आगे तो आपने इसलिए रखना है जिसे काम नहीं करवाना, इस मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के हो। नहीं, आपने रिप्लेस करना क्यों है? काम करवाएंगे तो नया बंदा चाहिए। अगर आप काम नहीं करवा रहे तो बस ये आवर्स अवेलेबल है 14, 16, 14, 18 एंड 16। आप काम नहीं करवाएंगे तो ये आइडल है, आप काम करवाएंगे तो ये भी आइडल नहीं रहेंगे और ये फिर सफिशिएंट भी नहीं, फिर हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी और रिप्लेसमेंट की जरूरत काम की ही पड़ेगी। जैसे हम कल एक सवाल कर रहे थे उसके अंदर मटेरियल की वेस्टेज आ रही थी, जिस तरह इस तरह हम के वो नहीं सर जी, वो ये था कि काम रिक्वायर्ड आवर्स फॉर एग्जांपल है 2 घंटे, लेकिन उन रिक्वायर्ड आवर्स को बचाने के लिए या रिक्वायर्ड आवर्स निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम बैठना है, तो वो ये यहाँ वो चीज नहीं। यहाँ मतलब ये भी हो सकता है ना, वो कहते कुछ अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है, काम के दौरान अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है, तो वो सिचुएशन नहीं है। ये कितने आवर्स हमारे पास आइडल अवेलेबल है, इसका क्या मीनिंग है? कि इनको काम करवा लेंगे। अब क्या इसमें काम करते हुए भी टाइम वेस्ट होगा? हो सकता है, हो सकता नहीं। तो वहां क्या क्या आया था, वो आपके जो ज़हन में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना था, हाईटेक। लेकिन अब देखें वहां क्या था, उसमें था 30 मिनट्स सेटअप टाइम, काम करवाते हुए सेटअप। तो वहां असल में एम्प्लॉइज मजबूरन फारिग होंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो देखा करें ना इस तरह की करनी चीजें, जहां ये पॉइंट आया करे। मेरा ख्याल बेस्ट ये है कि रेलिवेंट क्वेश्चन में साथ ही ढूंढा है, तो जैसा मैंने अभी बोला तो उसको देखिएगा। हाईटेक में वो जो 7.5 और 8 की गेम चली थी, और ये जो इस तरह की ये जो बात आई अभी 70% जो मैंने रेट ली है, ये सॉरी 30% ही, ये तो मेरा ख्याल कल आया था। ये रग्बी वाला ढूंढा था, रग्बी 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 ईयर 1 में हमें 226,000 आवर्स चाहिए, जी। तो हम जो 200 आवर्स पर मंथ इस तरह है ना कि हर बंदे को 200 आवर्स के लिए ही हायर कर सकते हैं, तो वो नहीं इस तरह, हाँ जी जी, थोड़े कम आवर्स हमें चाहिए लेकिन हम आवर्स ज्यादा करना पड़े, तो वो हम उसको कंसिडर करें। क्या मतलब, सॉरी थोड़ा एक्सप्लेन करें। 226 आवर्स हमें चाहिए, हाँ 2,26,000 आवर्स जी जी 26,000 आवर्स जी जी। हम हायर कर सकते हैं 200 आवर्स के लिए हर बंदे को। नहीं ये कोई अब जरूरी नहीं है, हम जो नया बंदा रखेंगे वो ठीक है, नहीं वो तो देखिए हमने रेट निकालने के लिए किया। हम अब जो नया बंदा रखेंगे उसका हमें एक आर्ली रेट चाहिए था, हमने आर्ली रेट निकाला। आर्ली तो नहीं हायर कर सकते ना, मंथली हायर नहीं यार, हमें आर्ली चाहिए। ये लिखा है पर मंथ अच्छा जी, वो तो पर मंथ 3500 लेगा और 200 घंटे काम करेगा। अब हमने घंटे काम करवाना, महीने काम नहीं करवाना, ना दिन काम करवाना, हमें कुछ घंटे काम करवाना, तो हम उन घंटों के हिसाब से कॉस्ट देखेंगे ना। और अगर वो बताए कि नहीं हमें पैसे महीनों के हिसाब से देने पड़ेंगे, तो फिर अगर उसके एक्स्ट्रा टाइम बचेगा और आपको पैसे देने पड़े तो वो भी रिलेवेंट होगा। नहीं मतलब अगर आपको रखना मंथली पड़े और काम बस कुछ स्पेसिफिक टाइम करवाना पड़े, तो इवन देन जो रिमेनिंग टाइम होगा जिसमें आप काम नहीं भी करवा रहे होंगे, आपको पे करने का पड़े तो रेलिवेंट होंगे। अगर पे करने पड़ेंगे महीने के हिसाब
से पे कर नहीं महीने के हिसाब से क्या है, स्किल लेबर्स हाँ ठीक है, पेड एट द रेट ऑफ 30,000 पर मंथ 30 रिप्लेसमेंट वुड बी obtained at the rate of 35,000 पर मंथ, और हर बंदा 200 घंटे काम करेगा। अब हमें बंदे रखने हैं या घंटे अवेलेबल करना है? हमें घंटे चाहिए, लेकिन अगर वो कहिए जो घंटे हैं इनमें इतने पर्सन अवेलेबल होंगे और उन्हें मंथली पे ये पैसे देंगे, और अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचेगा तो उन्हें पे करना है। अगर वो कहेगा सिर्फ मेरा ख्याल ऐसे ही होना चाहिए, क्या ख्याल है? जिस तरह ये वाली बात कहीं आई है टाई की ढूंढना, लेकिन वो लेबर मटेरियल के एंगल से आई है। जरा ढूंढिए के क्वेश्चन नंबर 7 टाई की यही नंबर 61, इसमें पॉइंट नंबर ए बी सी पॉइंट 2, मतलब नहीं मतलब वो खरीदनी पड़ेगी शायद 50 मीटर 50 चाहिए और पड़ेगी कितना से वायर सी शायद सी चाहिए हमें, वायर डी शायद चाहिए 50 और खरीदनी पड़ेगी 60, और बाकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब कोई यूज नहीं है तो 60 ही खरीदना पड़ेगा। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपका पर्सन मंथली रखना है और लेट्स अज्यूम उसने घंटे कम काम करना है लेकिन रखना आपको फिर पूरे मंथली पड़ेगा, तो डेफिनेटली पूरी कॉस्ट रेलेवेंट। ठीक ठीक, मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं इधर नंबर ऑफ वर्कर्स के एंगल से मेरा ख्याल है इधर नंबर ऑफ वर्कर्स की बजाय नंबर ऑफ आवर्स के शायद इसमें तो हमें इतने 2,26,000 घंटे अवेलेबल करने हैं, तो घंटे अगर अवेलेबल करना है तो इनटू रेट। बाकी डेफिनेटली अगर हमें पता चल जाए कि एम्प्लॉइज जो परमानेंटली रखने अगर है और देयरफॉर उन्हें परमानेंट पैसे देने हैं तो जितने एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे। बल्कि उधर ही पॉइंट नंबर 2 में फिर शायद एक और बात भी हुई होगी कि वो जो 60 में से 10 बच रहा है जो फिलहाल लिखा नो यूज, लेकिन फर्ज करें इसे बेचा जा सकता होता है, नहीं तो फिर वो अपनी रेलेवेंट कॉस्ट में से लेस करके लिखते हैं, तो वो डिस्पोजल कॉस्ट लेस करके। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें यहाँ लिखा होता है कि जो एक्स्ट्रा बचेंगे एम्प्लॉइज जो टाइम इस्तेमाल नहीं हो सकेगा वो हम किसी और जगह रख के खर्चा बचा लेंगे, तो वो डेफिनेटली मतलब इसी तरह सोचते रहे बस सोचते रहे। ठीक है जी, बस करते फिर मेरे ख्याल आज का बस एजेंडा यही था, बाकी आपको ज्यादा तंग नहीं करता। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आपको क्वेश्चन नहीं पता दोबारा एक्सप्लेन करने वाली चीज, बाकी थोड़ा रेस्ट कर लें, खाना खाना खा के रेस्ट कर लें और फिर कौन सा चले सर, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग सर।